एक जंगल में बबलू कबूतर पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसकी पानी पूरी खाने के लिए वहाँ पे पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी पीलू उसे कहती है, अजी सुनते हो, जंगल में मेला लगा है, आप मुझे मेले में एक भी दिन नहीं लेके गए, किसी दिन मुझे लेकर मेले में चलो ना। उसका पति बबलू कहता है, अरे पीलू, मुझे तो ऐसे समय नहीं मिलता, तू ही किसी दिन अकेले मेले चली जा। नहीं जी, मुझे मेले में लेकर नहीं चलेंगे तो मैं ना जाऊंगी, मुझे आपके सिवा मेले में नहीं जाना है। आप जब देखो पानी पूरी ही बनाते रहते हैं, ऐसा लगता है आपको तो सिर्फ पानी पूरी से ही प्यार है, मुझसे तो प्यार है ही नहीं। एक दिन पानी पूरी का ठेला नहीं लगाओगे तो परिंदे भूखे नहीं मर जाएंगे। अरे अरे पीलू, अरे गुस्सा मत हो, चल मैं तुझे मेला घुमा कर लाता हूँ। पीलू और बबलू मेले में जाते हैं। वो देखते हैं कि मेले में बहुत सारी दुकानें लगे हैं। पीलू बबलू से कहती है, अजी देखिए, इस मेले में तो चाट पकौड़ी भी बिक रही है, तो तुमने क्यों नहीं यहाँ पर अपनी पानी पूरी का ठेला लगाया? अरे पीलू, मैं भी यहाँ पर अपना पानी पूरी का ठेला लगाना चाहता था, लेकिन इस मेले में दुकान लगाने का किराया बहुत ज्यादा है। इस मेले में किराया दे पाना मेरे बस की बात नहीं। चलो तुम मन छोटा मत करो, मेले में से जो तुम्हें खरीदना हो खरीद लो। पीलू मेला घूमने लगती है। तभी बबलू की नजर पानी पूरी की एक ठेले पर लगती है। वो सोचता है, अरे इस पानी पूरी के ठेले पर तो बहुत भीड़ लगी हुई है और इसका रेट भी बहुत ज्यादा है, फिर भी पक्षी बिना संकोच किए खा रहे हैं। मैं अभी पता लगाता हूँ कि इसने पानी पूरी का दाम इतना ज्यादा क्यों रखा है। बबलू उस पानी पूरी के दुकानदार से मिलता है और पूछता है, अरे भाई, तुमने अपनी पानी पूरी का दाम इतना महंगा क्यों रखा है? ऐसा क्या मिलाते हो अपनी पानी पूरी में? अरे ये ऐसी वैसी पानी पूरी नहीं है, ये बनारस की प्रसिद्ध पानी पूरी है। इसका पानी आरओ के पानी से बनाता हूँ मैं, और देखो तरह तरह के फ्लेवर्स हैं इसमें। बंटी पैसे देकर पानी पूरी खरीदता है। जैसे ही वो पानी पूरी खाता है और सोचता है, अरे ये तो बनारस की पानी पूरी के नाम पर पक्षियों को लूट रहा है, इससे अच्छी पानी पूरी तो मैं बनाता हूँ, लेकिन जंगल के पक्षियों को मेरे पानी पूरी के 10 रुपए देने में ज्यादा लगता है, लेकिन इसको 50 रुपए दे रहे हैं। मुझे कुछ करना चाहिए। अगले दिन बबलू अपनी पानी पूरी का दाम बढ़ा देता है, 10 रुपए से 40 रुपए कर देता है। उसके ठेले पे एक पक्षी पानी पूरी खाने के लिए आती है। वो बोलती है, अरे भाई, कल तक तो तुम 10 रुपए में पानी पूरी बेच रहे थे, आज क्या हुआ, 40 रुपए कर दिया? कल तक मेरी पानी पूरी का एक ही फ्लेवर होता था, अब ढेर सारे हैं। भाई तुम अपने फ्लेवर्स अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी पानी पूरी नहीं खानी, इतना लालच सही नहीं है। कुछ दिनों बाद बबलू के ठेले पर पक्षियाँ आना बंद कर देती है। पीलू उससे कहती है, देखा आपने, पानी पूरी का दाम बढ़ा दिया और पक्षियाँ अब पानी पूरी नहीं खाते हैं। कल से ऐसा करो, पुरानी रेट पे ही पानी पूरी बेचना। बबलू कहता है, तुम सही कह रही हो पीलू। अगले दिन बबलू अपनी पानी पूरी का रेट पहले जैसा कर देता है। फिर वापस पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। वो बहुत खुश होता है। बबलू अब पैसों का लालच नहीं करता और वो सोचता है कि उसे लालच नहीं करनी चाहिए। हर इंसान को अपनी किस्मत में जितना मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सके। ज्यादा लालच की चक्कर में रहेंगे तो हम मेहनत करना छोड़ देते हैं और फिर हमारा किस्मत हमारी साथ नहीं देती। इसलिए मेहनत करना चाहिए, ना कि लालच। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। सोनपुर गांव के मुखिया कड़क सेठ अपने बेटे कालू से बहुत परेशान रहा करते थे। कालू कौआ अपने पिता के किसी भी काम में सहयोग नहीं करता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था और खाली समय पर
सिर्फ सोता था। गांव का मुखिया होने के कारण कड़क सेठ को हमेशा यही परेशानी रहती थी कि किसी दिन गांव पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो उनका बेटा जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। एक दिन कड़क सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौवे को डांटते हुए कहते हैं, कालू तू कब तक इसी तरह आवारागर्दी करता रहेगा? तेरे उम्र के कौवे दूसरे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, या फिर वो लड़के अपने पिताजी के साथ गांव की पंचायत पर बैठते हैं। मैं तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ, लेकिन तू मेरी कोई बात नहीं मानता है। तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। अब मैंने फैसला किया है कि तू गांव में तभी आएगा जब तू कोई काम करेगा। कड़क की पत्नी कहती है, अरे जी ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो बच्चे पर? ये आखिर जाएगा कहाँ? तभी कालू कहता है, अरे मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं तो अभी बबलू के घर जा रहा हूँ पतंग उड़ाने के लिए। उसके पिताजी फिर गुस्सा करते हैं, तो किसी के घर नहीं जाएगा। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब तू कल सुबह काम की तलाश में जाएगा और तभी लौटेगा जब तेरे पास कोई काम होगा। कालू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और काम की तलाश में लगा दिया। वैसे तो कालू का मन काम की तलाश में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो एक जंगल के कोने में पहुंचा। कालू उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचा और देखा कि वहां पर एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनके पास से एक नाग निकला। कालू ने देखा कि वो नाग उन साधु बाबा को डसने वाला ही है। कालू ने फुर्ती दिखाकर उस सांप को पकड़ा और दूसरी तरफ फेंक दिया। इस शोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गई। साधु बाबा ने सांप को झाड़ियों में भागते हुए देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। चलो मेरी कुटिया में चलो, वहाँ बैठकर बात करेंगे। साधु की कुटिया में जाकर कालू उनसे कहता है, वाह साधु बाबा जी, ये बांस की कुटिया तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने खुद से बनाई है। एक एक बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से इस कुटिया को मैंने तैयार किया है। ये सुनकर कालू कहता है, साधु बाबा जी, क्या मैं आपके साथ थोड़े दिन रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। फिर कालू साधु बाबा के पास रहने लगा और उनकी अच्छे से सेवा करने लगा। कालू साधु बाबा के पास रहकर बांस से घर बनाना सीख गया। फिर एक दिन साधु बाबा कालू से बोले, कालू बेटा, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा और तुम्हारा भी अपने गांव वापस जाने का समय आ गया है। कालू कहता है, लेकिन साधु बाबा जी, मेरे पिताजी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया कालू, बांस के घर बनाने का। ये भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाओ और वहां पर बांस के घर बनाने शुरू कर दो। यही काम तुम शुरू कर दो, एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगाकर वो बांस के घर बनाना शुरू कर देता है। उसे बांस का घर बनाता देख उसके पिता नाराज हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने के लिए भेजा था और ये बांस का घर बनाना सीख कर आया है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ पर ये बांस के घर कितने मजबूत और सुंदर दिख रहे हैं। अरे लेकिन ये घर किस काम के हैं? इस घर में कौन रहना चाहेगा? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी अपनी जमीन जायदाद हैं। कालू बहुत मेहनत करके पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना देता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। इस बार बारिश बहुत जोरों की हुई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से गांव की नदी में उफान आ गया और गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। गांव के पक्षी बहुत घबरा गए, उनके घरों में पानी भर गया था। वे इधर उधर शरण के लिए भाग रहे थे। तभी उन्हें बांस के घर दिखाई दिए। ये बांस के घर काफी ऊंचे बने थे और इसके छत तक पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरा गांव कालू के बांस के घरों में शरण लेता है। कालू का पिता कड़क और उसकी माँ वे भी बांस के घर में रहने लगते हैं। कालू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे साधु बाबा ने कहा था कि एक दिन ये बांस के घर हमारे बहुत काम आएंगे। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है, लेकिन ये बांस के घर नहीं डूबे।
इस वजह से पूरे गांव के लोग अभी सुरक्षित हैं। हाँ कालू बेटा, तुमने जो किया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कालू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी गांव से उतर गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा गांव कालू की बहुत तारीफ करने लगा। वो अपने गांव वालों की हर मुसीबत में मदद करने लगा। उसके पिताजी भी उसके इस बदलाव से बहुत खुश थे।